ये चलो देखो, इकोनॉमिक्स में आज हमारा नया चैप्टर है और चैप्टर का नाम क्या है? उपभोग। चैप्टर का नाम क्या है? उपभोग। सर उपभोग नाम का तो ऐसे कोई चैप्टर आपकी बुक में तो है ही नहीं। बुक में तो मैं बता दूं, बुक में तो वही है उपभोक्ता का व्यवहार, समझ गए? बुक के हिसाब से पढ़ोगे तो इकोनॉमिक्स में कभी मार्क्स नहीं ला पाओगे, आप इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि जब बुक्स है ना, बुक्स की पूरी जो अंदर की नॉलेज है पूरी जीरो है, कोई सेंस नहीं है उस बुक्स का। इसलिए मैंने मेरे एक खुद के क्या बनाए हैं, नोट्स बनाए हैं, ठीक है? तो कोई भी क्लास स्टार्ट करने से पहले ये क्या ले सकता है मुझसे? नोट्स ले सकता है। क्लियर है क्या? नहीं तो मेरी जो एक ऐप बना हुआ है जितने 100 क्लासेस, वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट के अंदर ऐप मिल जाएंगी। डॉक्यूमेंट के अंदर आपको ये मिल जाएगा, ये पूरी PDF मिल जाएगी आप सभी को। तो आपको अपने आसपास के किसी भी मित्र से प्रिंट आउट करा लेना और फिर आपको ये यहाँ पर जो सिलेबस है इसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और इस सिलेबस में पहले बता दूँ, ये आपका जो सिलेबस है NCERT का है, समझ आ गई बात? NCERT की स्पेसिफिक वीडियो राजस्थान बोर्ड के लिए बनाई जा रही है, RBSC, ठीक है? RBSC के लिए भी इकोनॉमिक्स की वीडियो बना रहा हूँ मैं, जिसमें कंप्लीट इकोनॉमिक्स आ जाएगा, फुल नॉन इकोनॉमिक्स आ जाएगा। आप ये रिवीजन क्लास भी अगर मेरी देख लोगे तो भी आपके अबव 60% मार्क्स आ जाएंगे, इजी गोइंग, समझ गए? बाकी मेहनत करना उसके हाथ में। क्लियर है क्या? तो अब सभी यहाँ पर देखो, सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है उपभोग, ठीक है? इंग्लिश मीडियम वाले भी इस बैच को देख सकते हैं, इसलिए मैंने क्या किया कि हर एक टॉपिक के आगे ब्रैकेट में क्या लगा दिया, इंग्लिश मीनिंग भी लिख दिया, ताकि आपको उसका मीनिंग समझ में आ सके कि सर किस डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्लियर है क्या? अब कंजप्शन, उपभोग। अब सर उपभोग का ही मतलब बता दो, आपने चैप्टर का नाम तो लिखा है, उपभोग का मतलब बता दो, उपभोग क्या होता है? कि अब बोल सकते हो बीच में, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ बीच में जवाब दे सकते हो, कोई सवाल पूछे तो एकदम जवाब दे सकते हो। उपभोग का मतलब क्या होता है बताओ? वस्तु या सेवाओं का प्रयोग करना या उपभोग करना क्या कहलाता है? उपभोग कहलाता है। यूज करना, उपयोग करना क्या कहलाएगा? उपभोग। कौन करता है इसे? उपभोक्ता। जो करता है उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। लेकिन अब उपभोक्ता तो करता है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जब किसी वस्तु या सेवा का जब उपभोग करता है तो उससे उसको क्या मिलती है? एक संतुष्टि मिलती है। क्या मिलती है उससे? उसको एक संतुष्टि मिलती है। अब वो जो संतुष्टि होती है ना, वो समझना एक मानसिक संतुष्टि होती है, उसको आप कहीं कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसको आप कैलकुलेट कि कितना % हमको फायदा हुआ, ये सिर्फ आपकी एक ह्यूमन थिंकिंग है। आप अपने खुद के हिसाब से सोच सकते हो कि भाई इतने रुपये कि मुझे इतनी संतुष्टि मिली, इससे खाने से मेरे को या इसका यूज़ करने से मुझे इतना फ़ायदा मिला, ठीक है? तो हमको जो संतुष्टि मिलती है ना, उस संतुष्टि को इकोनॉमिक्स की भाषा में उपयोगिता कहा जाता है, यानी यूटिलिटी कहा जाता है, ठीक है? यहाँ पर आपकी उपयोगिता को क्या कहा जाता है? संतुष्टि, यूटिलिटी। संतुष्टि कब कहेंगे? जब किसी वस्तु या सेवा का आप प्रयोग करोगे, ठीक है? तो वस्तु या सेवा का प्रयोग करने पर अगर आपको संतुष्टि हो रही है, इसका मतलब है कि आपने इस वस्तु को सही समय पर और सही जगह पर उपयोग में लिया। क्लियर है क्या? देखो आपके नोट्स में डेफिनेशन है, अपने नोट्स भी ओपन करके रखो और आप लोग भी जो वीडियोस देख रहे हैं वो नोट्स भी ओपन करके रखें, ठीक है? पहले मुझसे नोट्स की PDF जरूर मांग ले, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएंगे, नहीं तो वहाँ पे चले जाना, आप अबाउट में जाके लास्ट में वहाँ भी नंबर मिल जाएंगे आपको। किसी वस्तु या सेवा में आवश्यकता विशेष को संतुष्ट करने की शक्ति या क्षमता को ही उपयोगिता कहा जाता है। कि किसी वस्तु या सेवा में, किसी वस्तु या यानी गुड्स और सर्विस में आवश्यकता विशेष को, आवश्यकता विशेष का मतलब है कि जैसे मुझे पढ़ाना है तो मुझे अभी आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है? मार्कर की। भले ही मेरे सामने पेन, पेंसिल कुछ भी पढ़ाओ, लेकिन मुझे अभी आवश्यकता किसकी है? मार्कर की। तो किसी वस्तु या सेवा में, मतलब ये मेरे लिए वस्तु है, आवश्यकता विशेष को मतलब लिखने के लिए को संतुष्ट करने की शक्ति या क्षमता को ही उपयोगिता कहा जाता है। मतलब मुझे बोर्ड पे लिखना है तो इस वस्तु में इतनी शक्ति और क्षमता है कि मेरी आवश्यकता विशेष को क्या कर सके? वो संतुष्ट कर सके, उसको ही क्या कहा जाता है? उपयोगिता। मेरे साथ साथ बोलो, क्या क्या बोला मैंने आपको? किसी वस्तु या सेवा में आवश्यकता विशेष को संतुष्ट करने की शक्ति या क्षमता को ही उपयोगिता कहा जाता है। क्लियर है क्या? सर उपयोगिता, आगे उपयोगिता के बाद आता है उपयोगिता फलन। सर उपयोगिता फलन, ये फलन क्या है बता दो आप मेरे को।
दो चरों के मध्य पारस्परिक संबंध की व्याख्या क्या कहलाती है? फलन कहलाती है। कभी कभी एग्जाम में फलन की परिभाषा भी पूछ लेते हैं, मैंने इसमें लिखा ही नहीं लेकिन आपको बोल देता हूं मैं। केवल फलन की परिभाषा, फलन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन, सिर्फ फंक्शन पूछा है, फलन पूछा है, तो दो चरों के मध्य परस्पर संबंध की व्याख्या फलन कहलाती है। अरे क्लियर है क्या आपको चीज? तो मोस्ट ऑफ टॉपिक्स में आपके पास है ना फलन आएगा। सर यहाँ उपयोगिता है तो उपयोगिता का फलन हो जाएगा। फलन का मतलब होता है कोई दो चर लेने। यहाँ इस चैप्टर में मेरे दो चर क्या है कि वस्तुओं सेवा को उपयोग करना है और उससे प्राप्त आपको क्या होती है? मानसिक संतुष्टि। तो दोनों के मध्य जो पारस्परिक संबंध है उसे उपयोगिता फलन कहा जाता है। तो उपयोगिता फलन की परिभाषा क्या हो गई? वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करना तथा उनसे प्राप्त मानसिक संतुष्टि के मध्य परस्पर संबंध की व्याख्या उपयोगिता फलन द्वारा की जाती है। अरे क्लियर है क्या आपको जी? आ गया। उपयोगिता विश्लेषण या दृष्टिकोण, या इसको तत्व भी बोल सकते हैं। उपयोगिता विश्लेषण या दृष्टिकोण, यानी अगर आपको उपयोगिता विश्लेषण या दृष्टिकोण, कहने का मतलब समझना मेरी बात, कि उपयोगिता का दृष्टिकोण या विश्लेषण, दृष्टिकोण और विश्लेषण का मतलब होता है कि आपके देखने के नजरिए, आपके सामने जो रिजल्ट आता है तो आप इसको किस तरीके से देखते हो। अरे बात आगे समझ में, आप इसको किस तरीके से जज करते हो, आप इसको किस तरीके से परिणाम देते हो। सर परिणाम देने की सिर्फ दो ही प्रक्रिया होती है जीवन में, याद रखना। एक तो होती है उनको मार्क्स देना या परसेंटेज देना, और या फिर उनको क्या दे देना? रैंक दे देना। अगर स्कूल में रिजल्ट आते हैं तो क्या आते हैं? या तो स्कूल में रैंक को, लोग कई ऐसे होते हैं जो किसको मैटर करते हैं, मेरे को तो मेरा बच्चा क्या चाहिए? फर्स्ट रैंक पर चाहिए बस। स्कूल में क्या चाहिए? भले उसके हाईएस्ट 40 ही बने पूरी क्लास में। और किसी को क्या होता है, मेरे को रैंक से मतलब नहीं है, मेरे को मेरे बच्चे के 80% से ऊपर चाहिए। तो सबका नजरिया क्या होता है? अलग अलग होता है। तो यहाँ पर टोटल नजरिए कितने हैं? दो। एक होता है गणनावाचक और एक होता है क्रमवाचक। सर गणनावाचक दृष्टिकोण होता है कि गणना कर सकते हैं, यहाँ परसेंटेज और मार्क्स वाला पोर्शन है। सर गणना कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि इस विश्लेषण में के समर्थक प्रोफेसर मार्शल पीगू गोसेन, इस विश्लेषण के समर्थक कौन कौन थे? प्रोफेसर मार्शल साहब, पीगू साहब और गोसेन साहब। इनका मत यह है कि किसी सेवा से प्राप्त उपयोगिता को संख्या सूचक माप देकर उसकी गणना की जा सकती है। उसे संख्या सूचक माप देकर उसकी गणना की जा सकती है। और यहाँ पर उपयोगिता को प्रोफेसर मार्शल ने यूटिलस में मापा। अंडरलाइन कर दो, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता कि प्रोफेसर मार्शल ने उपयोगिता को किस में मापा है? यूटिलस। ठीक है। और इस सिद्धांत की खोज प्रोफेसर मार्शल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890, इसको बुक को याद रखना, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आ रही है और फिल इन द ब्लैंक्स में भी, कि अर्थशास्त्र की प्रोफेसर मार्शल ने बुक लिखी थी। उस बुक का नाम क्या था? इकोनॉमिक्स 1890। व्यष्टि अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे, ठीक है। और समष्टि अर्थशास्त्र के कौन है? केन्स। ठीक है, आ जाओ। उपयोगिता के माप या प्रकार, दो माप होते हैं। उपयोगिता कितने माप होते हैं? दो माप होते हैं। पहला होता है कुल उपयोगिता और दूसरा क्या होता है? सीमांत उपयोगिता। सर कुल उपयोगिता और सीमांत, देखो सीक्वेंस से चल रहे हैं, समझ आ गई? देखो ये पूरा चैप्टर आ गया आपका। तो कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता क्या होता है? सर कुल उपयोगिता का मतलब समझाते हैं। आप एक बार में उस वस्तु का यूज कर लेते हो, उससे आपको जो संतुष्टि मिलती है उसको क्या कहेंगे? कुल उपयोगिता। अगर मैं एक रोटी खा के उठा, फिर 1 घंटे बाद एक रोटी और खाया, फिर उसके 1 घंटे बाद एक रोटी और खाया, तो बताओ ऐसे संतुष्टि का स्तर कैसे पता पड़ेगा? क्योंकि थोड़ी देर बाद तो वो वापस क्या लग जाएगी? भूख लग जाएगी। या एग्जाम्पल दूँ तो सभी चीज़ों के लिए कि उसके बाद तो थोड़ी देर बाद तो वापस उसकी मुझे ज़रूरत पड़ जाएगी। लेकिन अभी जो ज़रूरत है, अभी जो ज़रूरत है, तो अभी ज़रूरत है तो मुझे उस ज़रूरत में वो मेरे को ज़रूरत पूरी हो गई, तो अब मुझे संतुष्टि कितनी हो रही है? टोटल मिला के कितनी हो रही है? 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी। सर एक टाइम की 4 रोटी मैं खाता हूँ। एक टाइम की रोटी कितना खाता हूँ? 4। शाम की भी 4 खाता हूँ। तो एक टाइम की रोटी खाऊंगा 4, तो 1 रोटी गई, 2 रोटी गई, 3 रोटी गई, 4 रोटी। तो 4 रोटी खाने से जो समस्त संतुष्टि का योग है
एक रोटी से भी संतुष्टि मिली, 2 से भी मिली, 3 से भी मिली और अब पेट भर गया। तो चारों रोटियों से मिली संतुष्टि का योग क्या कहलाएगा आपके लिए? कुल उपयोगिता कहलाएगा। तो कुल उपयोगिता की परिभाषा देखो, किसी वस्तु या सेवा की निश्चित इकाइयों का देखो मैंने जानबूझ के एक वर्ड क्या डाला है? निश्चित। निश्चित क्यों डाला? एक एक करके बार बार नहीं, एक बार में आप कितना खाते हो? निश्चित इकाइयों का उपभोग करने से प्राप्त समस्त संतुष्टि के योग को ही कुल उपयोगिता कहा जाता है। अरे क्लियर है क्या कुछ? किसी वस्तु या सेवा की निश्चित इकाइयों का उपभोग करने से प्राप्त समस्त संतुष्टि के योग को क्या कहा जाएगा? कुल उपयोगिता कहा जाएगा। बेटा बात समझ में आ गई है? अगला है सीमांत उपयोगिता। सर पूरी इकोनॉमिक्स में सीमांत वर्ड आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, और पूरी इकोनॉमिक्स में सीमांत की परिभाषा ही पूरी एक जैसी है, सिर्फ चैप्टर का नाम चेंज हो गया तो परिभाषा में उस चैप्टर का नाम आ जाएगा बस। जैसे ये सीमांत क्या है? सर आप तो केवल मुझे सीमांत का मतलब बताओ। किसी वस्तु या सेवा में एक अतिरिक्त इकाई का परिवर्तन करने पर, क्या बोला मैंने आपको? वस्तु या सेवा में एक अतिरिक्त इकाई का परिवर्तन करने पर जो कुल में परिवर्तन हो जाता है, जो उसे सीमांत कहते हैं। अब बताओ मेरी सीमांत क्या है? ये उपयोगिता। तो कुल में क्या हो जाता है? कुल उपयोगिता में परिवर्तन हो जाता है। आगे जो चैप्टर आएंगे उनमें भी सीमांत वर्ड आएगा, तो जो चैप्टर का नाम आएगा वो कुल के आगे जुड़ जाएगा। सीमांत की कॉमन डेफिनेशन बताओ क्या बोली? इकाई का परिवर्तन करने पर जो कुल में परिवर्तन हो जाता है उसे सीमांत कहते हैं। और अब कुल सीमांत उपयोगिता की परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी वस्तु या सेवा की एक अतिरिक्त इकाई का परिवर्तन करने पर जो कुल उपयोगिता में परिवर्तन हो जाता है उसे सीमांत उपयोगिता। अरे बेटा बात समझ में आ गई क्या आपको? आगे देखो ये लिखा हुआ है, किसी वस्तु या सेवा की उपभोग इकाई में एक अतिरिक्त इकाई का परिवर्तन करने पर जो कुल उपयोगिता में परिवर्तन हो जाता है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। सर इनके डायग्राम्स बता दीजिए। तो देखा आप जो रिकॉर्डिंग वाले हैं वो आपसे विनती है कि डायग्राम मैं बना रहा हूँ मैं तुरंत हटाता भी जाऊँगा, तो आप पोस्ट करके बना सकते हो, ठीक है? तो कंटिन्यू आपको रिकॉर्डिंग में बने रहना है, मैं नाम लिखूंगा नहीं ऐसे। ये है आपके लिए ग्राफ, नीचे एक्स है और ऊपर क्या है? वाई। नीचे हमेशा आएगी क्वांटिटी, नीचे हमेशा क्या आएगी? एग्जामिनर पूरे मार्क्स नहीं देगा अगर आपने प्रॉपर नहीं लिखा तो। ये क्वांटिटी, ये 0, और यहाँ पर इसको यहाँ देंगे यू यानी यूटिलिटी, ठीक है? उपयोगिता आप हिंदी में भी लिख सकते हो, मात्रा और उपयोगिता। समझ आ गई बात को? तो ये ग्राफ आपका परफेक्ट होना चाहिए और जितनी कोशिश हो स्केल से ही खींचना हमारा, ठीक है? और पेंसिल से बनाओगे तो आपके लिए फायदा है, ताकि ऐसे क्रॉस नहीं होगा। क्लियर है क्या आपको? चीज ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो ये जो टीयू का डायग्राम है, आपको टीयू का डायग्राम 0 से चालू होता है, ये लो, ये क्या बन गया भाई? टीयू बन गई। अरे क्लियर है क्या आपको चीज? और अगर मैं सीमांत उपयोगिता का डायग्राम लूँ तो मेरी सीमांत उपयोगिता एंड में जाते जाते किस में चली जाती है? माइनस में चली जाती है। तो ये वो तो चीज सेम है। सर थोड़ा बहुत ग्राफ का मीनिंग तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए। ऊपर प्लस है तो 0 से नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो सीमांत उपयोगिता का डायग्राम कंटिन्यूसली क्या होता है? नीचे गिरता हुआ होता है। क्लियर है क्या मुझे? 1 2 5 सेकंड देता हूँ, बना लो उसको। जो फेस टू फेस बैठे हैं वो तो पढ़ चुके हैं बहुत बार, तो उनको सिर्फ यहाँ पे देखना, रिकॉर्डिंग वाले बना लेंगे इसको। और उनके साइड में बहुत है, बस दिख जाएगा ना? ठीक है, अब बना लेना आप सभी इसको। आगे आओ। अगला है कुल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता में संबंध। सर कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध बताइए। कई स्टूडेंट्स होते हैं जो गलतियां कर देते हैं। अरे संबंध पूछा है बेटा, अंतर नहीं पूछा। संबंध और अंतर में क्या है? डिफरेंस है। यहाँ अंतर का मतलब तो होता है कि अगर ये है तो ये उसका वहाँ अपोजिट होगा, यही होता है ना अंतर का मतलब, तो कि तभी तो इनमें अंतर निकलता है। लेकिन संबंध का मतलब होता है कि अगर एक एक्टिविटी ऊपर जा रही है तो दूसरी एक्टिविटी जरूरी नहीं कि नीचे आएगी, उस दूसरी एक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ रहा है। एक एक्टिविटी ऊपर जाने से दूसरी एक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ रहा है। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं एक जगह से अगर दूसरी जगह जा रहा हूँ तो गाड़ी जा रहा हूँ, जा तो रहा हूँ, लेकिन मेरा पेट्रोल क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। अरे बात है, तो ये संबंध हो गया गाड़ी और पेट्रोल के बीच में। अरे क्लियर है क्या आपको जी? तो यहाँ पर अब आपको फोकस करना है कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध बताइए। अब संबंध बताने का मतलब है कि यहाँ पर अगर टीयू कुछ बढ़ती है, कुछ घटती है या कुछ अधिकतम होती है तो एमयू क्या होती है? क्या होती का मतलब सर क्या होगी? धनात्मक होती या 0 होती
और या फिर क्या होती है ऋणात्मक, और धनात्मक मतलब प्लस में, और जीरो और या फिर क्या है ऋणात्मक। देखो इसी के अंदर डायग्राम बना लेंगे, दोनों को मिला के मिक्स बन जाता है कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता में संबंध। तो देखो ये है जहां से ये घटता है, ये काम करो छोटा बना लो ना, डायग्राम बनाने का कंसेप्ट देख लेना संबंध में। पहले तो टीयू बनाओ, क्या बनाओ पहले तो टीयू। ये जहां से गिरने लग रहा है वहां से आपको डाइजेस्ट करके ले आना है, और ये जहां से तेजी से बढ़ना कम हो गया तो उसको यहाँ डाइजेस्ट करके ले आना है। अरे क्लियर है क्या कुछ? तो अब आपको क्या करना है कि भाई इसको इस तरीके से काटना है, ठीक है। ये आपके लिए क्या कहलाएगा एमयू, क्या कहलाएगा आपके लिए एमयू। एमयू का मतलब क्या हो गया सीमांत उपयोगिता। अब देखना इफेक्ट, ठीक है, ये जीरो वाली लाइन है तो जीरो से ये वाला पोर्शन का पहले देखो, टीयू यहाँ क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो उस समय ये जो एमयू यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो एमयू बेटा धनात्मक है ना क्योंकि जीरो से ऊपर है तो जीरो से बड़ा है। और जब टीयू क्या होता है मैक्सिमम, क्या हो जाता है, तो एमयू उसके लिए क्या हो जाएगा जीरो। देखो टीयू अधिकतम है तो एकदम एमयू उसके आगे टच कर रहा है तो क्या है वो जीरो। और जब टीयू नीचे गिरने लग गया, जीरो के इस तरह वाला पोजीशन, जब टीयू नीचे गिरने लग गया तो वो देखो, अब देखो जीरो के बाद एमयू कहाँ चला गया, ऋणात्मक को चला गया। तो एमयू क्या हो गया यहाँ पर जीरो से छोटा, एमयू जीरो से क्या हो गया छोटा हो गया। अरे क्लियर है क्या आपको जी? ठीक है, थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है तो आप वीडियो को चाहो तो वापस रिवाइज करके रिपीट करके देख सकते हो। मैं शॉर्ट में बोल देता हूँ एक बार। टीयू बढ़ता है तो एमयू क्या होता है धनात्मक, जीरो से बड़ा। टीयू अधिकतम होता है तो एमयू किसके बराबर होता है जीरो के। टीयू कम होता है तो एमयू किस में चले जाता है ऋणात्मक में चले जाता है। अरे बेटा बात समझ में आ गई? तो ये तीन संबंध लिखने होते हैं। अगला टॉपिक क्या है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम सुनना। अभी मैंने बोला आपको कुल उपयोगिता के लिए कि मैं कितनी रोटी खाता हूँ, 4, 1 2 3 4। अरे क्लियर है क्या मुझे? जब मैं खाना नहीं खा रहा था, खाना खाने बैठा था, तब मेरे को बहुत तेज भूख लग रही थी, तब मेरे लिए उस रोटी की अहमियत क्या थी, बहुत ज़्यादा। मेरे लिए उसकी उपयोगिता क्या थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन जैसे एक रोटी खाई तो बताओ अहमियत बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी। क्यों? मेरा पेट भर रहा है, अब मुझे उसकी ज़रूरत थोड़ी क्या लग रही है। फिर 2 रोटी खाऊंगा तो और कम हो जाएगी, फिर 3 रोटी खाऊंगा और कम हो जाएगी, चौथी रोटी खाऊंगा तो क्या हो जाएगी और कम। बात आ गई समझ में? और 5वीं रोटी में खा नहीं सकता क्योंकि मेरा संतुष्टि का स्तर क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये होता है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का मतलब होता है कि जैसे जैसे एक वस्तु, आप जैसे जैसे वस्तु की इकाइयों में, उपभोग इकाइयों में क्रमिक क्या करते हो, वृद्धि करते हो, 1 2 3 4, तो वैसे वैसे हर अगली इकाई से प्राप्त, मतलब जो पिछली वाली इकाई है उससे प्राप्त उपयोगिता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। और आपको देखो ना बेटा, जब खाना खाने बैठते हो तो आपके लिए रोटी और सब्जी की अहमियत बहुत होती है, लेकिन जैसे जैसे खाना खाते जाएंगे तो उसके लिए हमारी आवश्यकता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अरे बात आगे समझ, हमारा मतलब क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसी को क्या कहा जाता है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित व अनंत होती है, लेकिन उनकी पूर्ति समय विशेष पर ही की जा सकती है। इस नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम सन 1854 में जर्मन अर्थशास्त्री H.H. गोसेन द्वारा किया था। ध्यान रखना, आपके एग्जाम में H.H. गोसेन का ये प्रथम नियम होता है। क्या होता है? इसलिए इसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लिखा हुआ आ गया और एग्जाम में आपके गोसेन का प्रथम नियम लिखा हुआ आ गया, तो दोनों का मतलब क्या है बेटा, एक ही है। कंफ्यूज मत होना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। समझ आ गई बताओ कि यहाँ पर गोसेन का प्रथम नियम क्या होता है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। बेटा बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर एमयू का डायग्राम बनाया जाता है। फिर से बताओ परिभाषा क्या है, पढ़ लेना आप सभी इसके अंदर। जैसे जैसे उपभोग वस्तु की इकाइयों में क्रमिक वृद्धि करोगे तो वैसे वैसे हर अगली इकाई से प्राप्त उपयोगिता। बेटा समझ में आ गई कि आपको ये बात? चलो अगला हो। अगला है उपभोक्ता का संतुलन। क्या है भाई अगला? उपभोक्ता का संतुलन। सर उपभोक्ता का संतुलन मैं आपको पहले ही बता दूं, उपभोक्ता का संतुलन 2 है। एक तो है बेटा गणनावाचक के हिसाब से,
और एक है, देखो एक उपभोक्ता संतुलन यहाँ भी है और एक उपभोक्ता संतुलन यहाँ भी है, एक 8वें पॉइंट पे और एक 17वें पॉइंट में। तो 8वें पॉइंट वाला जो उपभोक्ता संतुलन है वो गणनावाचक वाला है, और 17वें पॉइंट पे 17वें पॉइंट में जो उपभोक्ता संतुलन है वो किसका है? क्रमवाचक का। सर हमको कैसे पता चलेगा? एग्जामिनर अगर उपभोक्ता संतुलन से क्या अभिप्राय है, हमको कैसे पता पड़ेगा वो गणनावाचक वाला है कि क्रमवाचक? तो इसके लिए जरूर आपको क्वेश्चन में हिंट देगा। सीमांत उपयोगिता बार बार नाम लिया तो मतलब वो कौन सा वाला है? गणनावाचक वाला है। यहाँ बजट रेखा या फिर उत्पादन उदासीनता वक्र का नाम लिया तो वो कौन सा है? क्रमवाचक वाला। या फिर क्लियरली बोल देगा गणनावाचक या फिर क्रमवाचक। बेटा ये चीज़ समझ में आ गई है आपको? देखो आगे, तो ये उपभोक्ता संतुलन की स्टेप्स मैंने लिखा रखी है, आप सभी इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है? नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसका, याद कर ले। वो एग्जाम्पल जो मैंने लिख रखा है वो नहीं लिखना आप सबको। आगे नेक्स्ट है क्रमवाचक विश्लेषण। कौन सा विश्लेषण है? और बात आ गई समझ में? क्रमवाचक मतलब देखो, अभी तक हमने पूरा गणनावाचक का पोर्शन पढ़ा। क्या पढ़ा? कि यहाँ पर प्रोफेसर मार्शल पीगो और गोसेन कहते हैं यहाँ उपयोगिता की गणना की जा सकती है और उसे संख्या सूचक माप भी दिया जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पर आए, थोड़ा समय हुआ तो कुछ अर्थशास्त्री उनका विरोध करने लग गए। कुछ में सर वो कौन है? प्रोफेसर हिग्स, एलन और पेरेटो। क्या बोला मैंने आपको यहाँ पर? प्रोफेसर हिग्स, एलन और पेरेटो। अब प्रोफेसर हिग्स, एलन और पेरेटो अगर इसका क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, तो सुनना मेरी बात यहाँ पर। उन्होंने क्या किया कि क्रमवाचक विश्लेषण का निर्माण किया। उन्होंने लगा सर आप गलत हो, हम उपयोगिता की गणना नहीं कर सकते, नहीं उसे संख्या सूचक माप दे सकते, लेकिन हम उन्हें क्रम में रख सकते हैं। किस में रख सकते हैं? तो उसको ही क्रमवाचक विश्लेषण कहा जाता है। मतलब उनके ऊपर पैर रख के फिर अपना दूसरा पैर भी रख देना। पहले तो उनको दबा दो, गलत साबित कर दो। क्या साबित किया गलत? कि आप उपयोगिता की गणना नहीं कर सकते और ना ही आप संख्या सूचक माप दे सकते हो, लेकिन हम इन्हें क्या कर सकते हैं? अरे बेटा रैंक दे सकते हैं ना, कि ये फर्स्ट रैंक है, ये सेकंड रैंक है, ये थर्ड रैंक है। क्लियर है क्या आपको जी? अभी तो ये थोड़ा रेगुलर क्लास नहीं है, रेगुलर क्लास होती तो बेटा मेरे इसके उदाहरण ही बहुत अलग होते हैं। ठीक है, ये फास्ट ट्रैक क्लास है आप सबकी। फास्ट ट्रैक समझ, रिविजन क्लास होती है, लास्ट में एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपके एक्सप्लेनेशन है सारे। आगे देखो, अब क्रमवाचक विश्लेषण, सर इसका प्रतिपादन किसने किया? गणनावाचक का प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890। लेकिन यहाँ 1890 तो हो गया, लेकिन क्रमवाचक विश्लेषण का यहाँ पर प्रतिपादन किया प्रोफेसर हिग्स ने। किसने किया? और उनकी बुक का नाम है वैल्यू एंड कैपिटल, 1939 1939 में किया। 50 साल बाद किया। देखो एक बार समझने, आगे आओ। अब क्रमवाचक विश्लेषण के अंदर सुनना मेरी बात। जैसे वहां पर गणनावाचक में सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता की बातें चल रही थी, लेकिन यहाँ क्या है? तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र या फिर अधिमान वक्र। तीनों वक्रों में से कोई भी नाम हो, इनकी परिभाषा क्या रहेगी? कॉमन। और इनका इंग्लिश मीनिंग भी क्या रहेगा? कॉमन। इंडिफरेंस कर्व क्या है बेटा यहाँ पर? सर इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? यहाँ समझना, इसको इन शॉर्ट तो बोला जाता है आईसी मॉडल। क्या बोलते हैं इसको? मतलब आईसी विश्लेषण हो गया। ठीक है, उपभोक्ता या उदासीनता वक्र विश्लेषण हो गया। चलो आगे देखो। अब उदासीनता वक्र की परिभाषा के लिए यहाँ पर देखना, मुझे मेरे पास वस्तुएं कितनी होनी चाहिए? अब दो वस्तुएं हैं, लेकिन दो वस्तुओं की क्वांटिटी कुछ इस तरीके से सजा रखी है। 5 ऑप्शन है मेरे पास। कितना ऑप्शन है? जैसे एक खाने की प्लेट है, तो ऐसी प्लेट मैंने कितनी बनाई? 5। पांचों प्लेटों में वस्तुएं कितनी है? लेकिन क्वांटिटी इस तरीके से सेट कर रखी है कि मैं कोई भी प्लेट उठाऊं समान संतुष्टि मिलेगी मेरे को। समान संतुष्टि का मतलब मेरा पेट बराबर भर जाएगा। लेकिन किसी में क्वांटिटी ज्यादा है तो किसी में क्वांटिटी में क्या है? अरे बात आ गई समझ में आपको? कि दो वस्तुओं के क्या है यहाँ पर देखना, दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न विकल्प या संयोग, ऑप्शन है ना आपके पास, जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती हो, उसे उदासीनता वक्र, तटस्थता वक्र या अधिमान वक्र कहा जाता है। अरे बेटा क्लियर है क्या? कोई वापस बताओ क्या बोला? कि दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न विकल्पों या संयोगों का बिंदु पद
जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती हो उसे उदासीनता वक्र कहा जाता है। समझ आ गई क्या आपको बात? अब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो अब आप यहाँ ध्यान से समझना सभी। एक से डायग्राम है पूरे के पूरे। पहला डायग्राम इस उदासीनता वक्र का सीधा सीधा एकदम स्ट्रेट बनेगा, सिंपल। वही यहाँ पर क्वांटिटी, ये चैप्टर चल रहा है तो यू ही आएगा। ये कुछ इस तरीके से बनेगा ऐसे। ध्यान रहे वो एक्स और वाई को छूने नहीं चाहिए और ना ही ऐसे तीर की तरह नीचे जाने चाहिए, ऐसे कटा हुआ चांद। अरे क्लियर है क्या आपको चीज? चलो आगे आओ। तो ये उदासीनता वक्र का डायग्राम है, समझ आ गई बात आपको? अगला टॉपिक है तटस्थता मानचित्र। अगला क्या है भाई? तटस्थता मानचित्र। एक वक्र की, उदासीनता बोलो चाहे तटस्थता बोलो, वक्र की जगह एक क्या आ गया बेटा? मानचित्र। परिभाषा देखना, ये एक रेखा चित्र है, उस रेखा चित्र में उदासीनता वक्र कितना बना हुआ है? अब मैं यहाँ पर उदासीनता वक्र ये 2 या फिर उससे क्या कर दूंगा तो ये मानचित्र में कन्वर्ट हो जाएगा। सर मानचित्र की परिभाषा समझ में आ गई? एक ही रेखा चित्र में 2 या उससे अधिक उदासीनता वक्र को एक साथ दर्शाया जाता है, उसे उदासीनता मानचित्र कहा जाता है। अरे क्लियर है क्या आपको चीज? देखो बहुत इजी डेफिनेशन लिख रखी है, आपको समझ में आ जाएगी। एक नोट लिख रखा है कि सबसे ऊंचा उदासीनता वक्र उपभोक्ता को सबसे अधिकतम संतुष्टि देता है और उसकी हमेशा क्या रहती है? ये मांग पक्ष ही रहता है इसका, हमेशा क्या रहता है इसका? ये। अरे एग्जाम्पल देते हैं सर, एक बार थोड़ा सा एग्जाम्पल दो। ये खाने पीने का आइटम, मेरे को खाने पीने का आइटम बहुत पसंद है तो उसी का एग्जाम्पल देता हूँ मैं। ये चटनी रोटी, दाल रोटी, दाल चावल रोटी, पनीर की सब्जी रोटी, तो ऑफकोर्स बताओ, तो जितना उदासीनता वक्र ऊंचा होगा तो उसका गुड्स क्या होगी उसकी, बस उतनी हाई क्वालिटी की होगी। अरे क्लियर है क्या कुछ? चलो आगे आओ। अगला टॉपिक है सीमांत प्रतिस्थापन की दर। बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस करना आप सभी। सीमांत प्रतिस्थापन की दर यानी इसको इन शॉर्ट बोला जाता है एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सर सीमांत प्रतिस्थापन की दर यानी एमआरएस क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एमआरएस होता है। अभी सुनना मेरी बात, मैंने क्या बोला? मुझे यहाँ पर उदासीनता वक्र को कंप्लीट करने के लिए कितनी वस्तुओं की जरूरत है? और 2 वस्तुओं के मेरे पास ऑप्शन क्या होने चाहिए? बहुत सारे। तो एक बात बताओ, किसी में अगर मैंने एक वस्तु बढ़ाई तो मेरे को संतुष्टि अगर समान करनी तो दूसरे में क्या करनी पड़ेगी? थोड़ा रेगुलर क्लास वाला एग्जाम्पल आता है अपन, रेगुलर क्लासेस चलती है उसमें एग्जाम्पल। जिम में गए और जिम में जाते ही पहले क्या होता है? दूल्हा दुल्हन को कोई मतलब नहीं है प्रभु, वो कोई नहीं पूछेंगे कब आएंगे, हमको सिर्फ क्या मतलब है बेटा? तो पहले जाके सारा सीन देखेंगे, आई बात समझ में? जहाँ भीड़ पड़ रही है मतलब आप फ्रूट क्रीम है, बात खत्म, या घेवर है या फिर काजू कतली है। क्लियर है क्या? कोई जहाँ भीड़ पड़ रही है तो पहले तो मिठाई देखी ये है भाई, और अभी मुआयना कर रहे हैं भी कुछ खाया नहीं है वाह। फिर सब्जियां देखी ये है, फिर रोटी में भी देखी तंदूर है, रोटी है और पूड़ियाँ हैं। क्लियर है क्या आपको जी? और थोड़ा फास्ट फूड देख लिया तो आदमी अपने आप को, इंसान अपने आप को सेट कर लेता है कि मुझे ये आइटम कम खाना है और ये ज़्यादा खाना है, क्योंकि पेट तो बराबर है, पेट तो इतना ही है ना। अब पसंद मेरे को वो सारी, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद होगी उसकी मात्रा मैं क्या करूँगा, और जो कम पसंद होगी उसकी मात्रा क्या करूँगा? कम करूँगा। इस केस में मैं गर्ल्स को शामिल नहीं कर सकता, उनकी दूसरी वस्तुओं में से 0 रहती है। खाना फास्ट फूड ही रहता है सारा का सारा, वही पेट भर लेते हैं। तो 10 बुरा नहीं माने है ना, ये थोड़ा सा रियल है। सभी नहीं करती, जो करती है उनके लिए, जो करती है उनके लिए। तो एमआरएस का मतलब सर क्या कहना चाहते हो कि किसी वस्तु, एक वस्तु की इकाई में अगर आप क्रमिक वृद्धि करते हो तो बदले में दूसरी वस्तु की इकाइयों को कम करना पड़ता है या छोड़ना पड़ता है, उसे सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं, एमआरएस।
अरे क्लियर है क्या कि एक वस्तु की इकाई अगर आप बढ़ाओगे, आप खुद को देख रहे हो ना बेटा, सारा खा सकते हो क्या? नहीं खा सकते। तो आप पहले देखोगे कि भाई ये आइटम मेरे को ज़्यादा पसंद है तो इनकी मैं मात्रा बढ़ाऊंगा, खाऊंगा इसको दबा के खतरनाक वाला। लेकिन दूसरी वस्तु की इकाई को मैं अपना भी क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। अरे क्लियर है क्या? जाते ही दोस्तों के साथ प्लेट में खाना खाने लगे, दिक्कत आ गई, आधा पेट तो वही भर गया, नुकसान हो गया, लिफाफेगा 100 रुपये डाले थे, मतलब ही नहीं, जी भी नहीं पाए इतना। अरे बात आ गई समझ में? तो ऐसा काम नहीं करना। परिभाषा क्लियर हो गई? एक वस्तु की इकाई में क्रमिक वृद्धि करोगे तो बदले में दूसरी वस्तु की इकाइयों को छोड़ना पड़ेगा। उसे सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहा जाता है, एमआरएस। सर एमआरएस का डायग्राम एग्जाम में आईसी मॉडल को ही एमआरएस का डायग्राम कहा जाता है। सुनना मेरी बात, तो इस तरीके से शो करना है आपको एमआरएस। ये है आईसी, ये इसे टच करते हुए आपको ले जाना, तो आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलेंगे। समझ आ गई बात आपको? या ये मैंने नाम दे दिया ए बी और ये क्या दे दिया सी, तो कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे ऐसे, इस तरीके से बनाओगे तो। ठीक है। अब एक और पॉइंट होता है सर, घटती हुई एमआरएस। क्या होता है भाई? डिक्रीजिंग एमआरएस। घटती हुई एमआरएस का मतलब क्या होता है, सुनना। मेरी एमआरएस का मतलब क्या था? एक वस्तु की इकाई में वृद्धि करी तो बदले में दूसरी वस्तु की इकाई करनी पड़ी, छोड़नी पड़ेगी। अब एक बात बताओ, जब कोई आपके पास चीज़ बहुत सारी आ जाती है ना, तो उसकी अहमियत क्या हो जाती है? आपको उसकी उस टाइम वैल्यू नहीं होती। लेकिन जब आपके पास वो चीज़ क्या होती जाती है, तो उसकी आपके लिए अहमियत क्या होती जाती है। एक ही एग्जाम्पल है मेरे लिए उसके लिए बेस्ट, बताओ कौन सा एग्जाम्पल है? 2 GB डेटा। शाबाश। मोबाइल का रिचार्ज, नेटा। अब यहाँ पर आपको सीधा सीधा समझना है कि ये आपके पास जो डेटा है, सुबह सुबह तो आप राजा भोज रहते हो, उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती कि वो भरपूर रहता है, उसके लिए आपकी अहमियत क्या होती है। लेकिन जैसे 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 उसका यूज़ करते तो आपके लिए उसकी अहमियत क्या होती जाती है। तो अब मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ कि जैसे जैसे आप किसी वस्तु या सेवा की उपभोग इकाइयों में अगर क्रमिक वृद्धि करोगे, एक इकाई में क्या करोगे, एक वस्तु की इकाई में वृद्धि करी तो बदले में उसी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता क्या होती जाएगी, और दूसरी वस्तु की इकाइयों को आप क्या कर रहे थे, कमी कर रहे थे, तो उससे प्राप्त उपयोगिता क्या होती जाएगी। फिर से बोल रहा हूँ, एक वस्तु की इकाइयों में अगर वृद्धि करी तो उससे प्राप्त उपयोगिता क्या हो गई, दूसरी वस्तु की इकाई में कमी करी तो उससे प्राप्त उपयोगिता क्या हो गई, उसे घटती हुई एमआरएस कहा जाता है। आ गया हूं, उदासीनता वक्र की विशेषताएं। अगला टॉपिक क्या है भाई, उदासीनता वक्र की विशेषताएं। सर विशेषताएं लाइन से याद करनी है, आराम से याद हो जाएगी। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कोई भी 4 याद कर लो। मैंने कितनी लिखा रखी है, 6-7 लिखा रखी होगी। छह लिखा रखी है। देखो यहां पर पहला, ऊंचा उदासीनता वक्र सबसे अधिकतम संतुष्टि प्रदान करता है। तो सबसे ऊंचा उदासीनता वक्र अधिकतम संतुष्टि प्रदान करेगा, पहली विशेषता। दूसरी, उदासीनता वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। तीसरा, उदासीनता वक्र कभी भी एक दूसरे के समानांतर होना आवश्यक नहीं। समानांतर होने का मतलब जरूरी नहीं कि एक जैसा बना तो ऊपर वैसा का वैसा ही बनेगा, थोड़ा बहुत तिरछा क्या हो सकता है, बन सकता है। कितनी बड़ी विशेषता है, 3। पहला, अधिकतम संतुष्टि प्रदान करता है। दूसरा, एक दूसरे को नहीं काट सकते, समानांतर का होना आवश्यक नहीं है। और भी ये देखो यहाँ पर, ये 3 तो बता दिए मैंने आपको, और है। और यहाँ एक और ले लो कि उदासीनता वक्र कभी भी x और y अक्षों को स्पर्श, बेटा x या y किसी को छू लिया तो मतलब किसी की एक इकाई क्या हो गई, 0। लेकिन यहाँ दोनों इकाइयों को उपयोग होना चाहिए। अरे बात आगे समझ में, यहाँ दोनों इकाइयों को उपयोग होना चाहिए। अरे क्लियर है क्या आपको ये चीज़? आ गया हूँ। बाकी के आप ये 5-6 पढ़ लीजिएगा, 5 भी देख लो। चलो, उदासीनता वक्र का ढाल हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक। क्या होता है, बाएं से दाएं की ओर नीचे गिरता हुआ होता है। नेक्स्ट स्टेप, बजट लाइन। क्या है यहाँ पर सर, बजट लाइन क्या होती है, देखो यहाँ पर बजट रेखा, बजट एक कीमत रेखा भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना। क्या बोल सकते हैं इसको,
तो बजट लाइन या कीमत रेखा, बजट रेखा का मतलब क्या हो गया कि आय तथा व्यय का ब्यौरा। मैं आसान परिभाषा बताता हूँ, क्या बोला मैंने आपको? आय तथा व्यय का ब्यौरा। सर ये ब्यौरा क्या होता है? ब्यौरा का मतलब होता है विवरण, स्टेटमेंट। क्या कहलाता है आपके लिए? बजट कहलाता है। आय तथा व्यय का ब्यौरा ही क्या कहलाएगा आपके लिए? बजट कहलाएगा। तो बजट का डायग्राम सर कैसे होता? बजट का कोई स्पेसिफिक डायग्राम नहीं होता, ना ही यहाँ पर देखो एक्स और वाई में कोई चीज़ लिखूंगा मैं आपके पास। ये सिंपल से एक लाइन होती है। लाइन इसको कह सकते हैं, एक हद होती है आपकी सैलरी की, इनकम की। ये आपकी इनकम है, ये आपकी क्या है? इनकम है। कि अगर आपकी इनकम है ये इतनी, तो अगर आपके इनकम के बराबर अगर कोई गुड्स है या इनकम से क्या आती है? कम आती, तो आपके लिए प्राप्त बिंदु है, मतलब इनको आप आसानी से खरीद सकते हो। लेकिन अगर ये बजट के क्या चले गए तो ये आपके लिए कौन से बिंदु हो जाएंगे? अप्राप्य बिंदु हो जाएंगे, अप्राप्त बिंदु हो जाएंगे। अरे समझ आ गई बात आपको? तो ये होता है आपके लिए बजट लाइन। आ गया हो। बजट या कीमत रेखा का विवर्तन या खिसकाव। क्या बोला मैंने आपको यहाँ पर? बताओ। ठीक है। अब बजट रेखा या कीमत रेखा का विवर्तन या खिसकाव। सर बजट रेखा का खिसकाव मतलब क्या हो गया? शिफ्ट हो जाती है बजट लाइन। क्या हो जाती है? और बात आ गई समझ में आपको? बजट रेखा शिफ्ट हो जाती है। कैसे शिफ्ट होगी? अब सिंपल सी बात बताओ, मेरे लिए बजट लाइन का इफेक्ट किस पे पड़ेगा? एक तो मेरी एम यानी मौद्रिक आय पर, एक है मेरी एक्स वस्तु, कोई भी एक वस्तु जो मैं रेगुलर यूज में ले रहा हूं तो उसकी प्राइस, और एक वो वस्तु होती है संबंधित वस्तु, उसकी प्राइस। सर संबंधित वस्तु क्या होती है कि अगर ये वस्तु नहीं हुई तो इसके बदले इससे काम चल जाएगा। जैसे पेन है तो पेंसिल से काम चल जाएगा, पेन नहीं है तो किससे काम चल जाएगा? पेंसिल। इसकी सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गई, इसका प्रतिस्थापन कर सकते हो कि इसकी जगह इसका यूज कर सकते हो। तो इन तीनों की वजह से मेरे बजट लाइन के ऊपर क्या होता है? इफेक्ट होता है। सबसे पहला क्या है यहाँ पर? एम। एम का मतलब क्या हो गया? मतलब आय बढ़ गई तो बजट भी, आय घट गई तो बजट भी। क्लियर है क्या? एक्स, एक किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ी तो ऑफ कोर्स मेरा बजट बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा, क्योंकि मेरी महंगाई बढ़ गई ना। और अगर किसी एक वस्तु की कीमत क्या हो गई? कम हो गई, तो मेरे पास पैसे बच गए एक्स्ट्रा, तो मेरा बजट क्या हो जाएगा? और दूसरी वस्तु का भी सीने से ही होता है। अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो बजट उल्टा क्या हो जाता है? कम। और किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो बजट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अरे क्लियर है क्या आपको चीज़? आपको डायग्राम अच्छे से समझा रखे हैं उसके अंदर। अब यहाँ पर है बजट, सॉरी उपभोक्ता संतुलन। मैंने आपको बताया कितना संतुलन है आपके पास? दो। एक तो है गणनावाचक वाला और एक क्रमवाचक। तो क्रमवाचक है, इसमें भी दो शर्तें लिख के आपको डायग्राम बनाना है। समझ आ गई हो? देखो वो आपके उसमें बने हुए हैं सारे के सारे। देखो ये आपका पूरा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया पूरा टॉपिक। समझ गए? तो एक उपभोक्ता का व्यवहार, कंज्यूमर बिहेवियर में कंजप्शन यानी आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, उपभोग। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे आप सभी से। तो आप सभी अपनी वीडियोस को रेगुलर देखते रहिए। आपको पहले बता दूं, डेली एक वीडियो अपलोड होती रहेगी आपकी, ठीक है? डेली की वीडियो यूट्यूब पर आपके लिए अपलोड होती रहेगी, और ये आपको वीडियो ऐप में भी मिल जाएगी। क्लियर है क्या? ऐप में भी मिल जाएगी, तो आप ऐप में भी जाके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, ऐप का नाम प्ले स्टोर पर जाइए और सर्च कीजिए जितेश साहू क्लासेस, जितेश साहू क्लासेस। नहीं तो आपको मेरे वहाँ पर अबाउट में जाके मिल जाएगा, या फिर यहाँ पर लिंक मिल जाएगी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तीन चार